बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटर मैथमेटिक्स पार्ट 1 के ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको वेलकम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों की जो डिस्कशन है वो एक्सरसाइज 4.5 पे होगी और इसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनमें बेसिकली हम एप्लीकेशन कर रहे होंगे, एक तो रिमाइंडर थ्योरम की और दूसरी फैक्टर थ्योरम की। तो अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इससे पहले हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन में पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को किसी भी लीनियर पोलिनोमियल या फैक्टर से या डिवाइज़र से हमने डिवाइड करना सीखा था। तो उसमें हम क्या करते थे कि हम उस वक्त तक डिवीजन करवाते हैं जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर में एक कांस्टेंट टर्म ना आ जाए। तो अब रिमाइंडर थ्योरम हमें यह बताता है कि हम विदाउट लॉन्ग डिवीजन किसी भी पोलिनोमियल जो कि डिवाइड हो रही होगी एक डिवाइज़र से x माइनस ए से, तो फिर विदाउट डिवीजन हम लोग इसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो रिमाइंडर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि f ऑफ a मतलब x की जगह पे हमने सिर्फ a की वैल्यू प्लेस कर देनी है, तो हमारे पास उस पोलिनोमियल का रिमाइंडर आ जाएगा विदाउट डिवीजन। तो अब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को भी देखते हैं कि if a polynomial f of x of degree n greater or equal to 1 where n is non-negative integer is divided by x minus a till no x term exists in the remainder, then f of a is the remainder। अब पोलिनोमियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हों। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर में 1 और इससे बड़े जितने भी इंटीजर हैं 2, 3, 4, 5, मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर ही हैं। तो फिर जब हम उसको x माइनस ए से डिवाइड करवा रहे होंगे तो हमने अब डिवीजन नहीं करवानी, बल्कि यहाँ पे जो भी हमारे पास x के साथ टर्म माइनस हो रही होगी उसको हमने f ऑफ a मतलब x की जगह पे हमने प्लेस कर देना है। तो फिर हमारे पास f ऑफ x की जो भी वैल्यू आएगी वो x से इंडिपेंडेंट होगी, मतलब कांस्टेंट टर्म होगी और वही इस पोलिनोमियल इक्वेशन का रिमाइंडर होगा। तो अब इससे नेक्स्ट हम लोग फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट भी देखते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, कोई भी डिवाइजर अपने डिविडेंड का फैक्टर कहलाता है उस सूरत में अगर वो फैक्टर हमें रिमाइंडर के तौर पे कांस्टेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0 दे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी डिवाइजर अपने डिविडेंड का फैक्टर होता है अगर आफ्टर डिवीजन हमारे पास जो रिमाइंडर बचे वो 0 हो। तो अब इसी चीज को हम लोग फैक्टर थ्योरम की सेंस में भी देखते हैं। द पोलिनोमियल x माइनस ए is a factor of the polynomial f of x if and only if f of a is equal to 0। और हमने ये रिमाइंडर थ्योरम में अभी देखा है कि f of a क्या है, ये रिमाइंडर है। मतलब अगर रिमाइंडर 0 मिले हमारे पास तो फिर x माइनस a इस पोलिनोमियल फंक्शन f of x का फैक्टर कहलाएगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब फर्स्ट पोलिनोमियल डिवाइड हो रही होगी सेकंड पोलिनोमियल से। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट पोलिनोमियल है और ये डिवाइड हो रही है x प्लस 1 से। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए अब इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसमें लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। उसके बाद हमने चूंकि इसको रिमाइंडर थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई करवाना है, तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने डिवाइजर को x माइनस ए लिखा था और यहाँ पे डिवाइजर है x प्लस 1। तो जब हम इसको कंपेयर करवाएंगे तो x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो मतलब यहाँ से फिर a की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी। अब रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए f ऑफ a चूंकि रिमाइंडर होता है बाय रिमाइंडर थ्योरम,
तो इसलिए अब a की वैल्यू चूंकि हमारे पास -1 आई है तो हम f ऑफ -1 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे हमने x की जगह पे -1 प्लेस करना है, तो वही काम हम लोग राइट हैंड साइड पे भी करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे पास x होगा वहाँ हमने -1 की वैल्यू प्लेस कर देनी है। 7 चूंकि कांस्टेंट था, इसके साथ कोई x टर्म नहीं थी, तो इसलिए हमने इसको 7 ही लिख दिया। अब इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो चूंकि -1 का स्क्वायर +1 ही आएगा और ये माइनस का 3 + 7, 7 + 1 8, 8 - 3 5। तो हमारे पास बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हमने विदाउट लॉन्ग डिवीजन इस पोलिनोमियल इक्वेशन का रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास 5 आया है जब हम इसको डिवाइड करवा रहे थे x + 1 से। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 में हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए ये जो फर्स्ट हमारे पास पोलिनोमियल है ओमेगा +2, इसको चेक करना है कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर उसी सूरत में हो सकता है जब हमारे पास रिमाइंडर क्या हो 0। तो अब इसी चीज को बेस बना के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लेट करते हैं कि f ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस वन। अब ये ओमेगा +2 इस f ऑफ ओमेगा का फैक्टर होगा जब f ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की जगह पे -2 प्लेस कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन में। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ओमेगा की जगह पे -2 और राइट हैंड साइड पे भी जहां जहां हमारे पास ओमेगा था वहां हमने -2 की वैल्यू प्लेस कर दी। अब -2 का क्यूब चूंकि -8 आएगा, तो -8 जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -16, -2 का स्क्वायर +4 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +8 + 7। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास f ऑफ -2 की वैल्यू आएगी 3। मतलब हमारे पास रिमाइंडर आया है 3 और ये तो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास ओमेगा +2 था ये इस पोलिनोमियल f ऑफ ओमेगा का रूट नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि फैक्टर उसी सूरत में होना था अगर ये f ऑफ -2 मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता। अब इससे नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10 और 10 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x - 2 द रिमाइंडर इज 1। अब उसने हमें ये खुद से बता दिया है कि जब हम इस पोलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमने फिर यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को ही यूज करेंगे। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन और हेयर x - a जो है हमारे पास x - 2 के इक्वल है। और फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। अब रिमाइंडर चूंकि f ऑफ a के इक्वल होता है और a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इसलिए हम लोग बाय रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x की जगह पे 2 प्लेस कर दिया, तो 2 रेज़ टू पावर 4 के ऊपर चूंकि 16 और 2 रेज़ टू पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 और 2 रेज़ टू पावर 2 4k + 3। अब जब हम इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये 35 बन जाएगा +4k। अब हमारे पास जो गिवन था कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब 35 + 4k इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि f ऑफ 2 रिमाइंडर हमारे पास ये आया है, लेकिन उसने हमें खुद से रिमाइंडर गिवन दिया था कि वो 1 आएगा, तो इसलिए ये दोनों फिर इक्वल होंगे। अब 35 राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा और -35 + 1 माइनस का 34, तो k की वैल्यू फिर हमारे पास आएगी -34/4। चूंकि ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रही हैं वैल्यूज, तो फिर हमारे पास k की वैल्यू फाइनली आएगी -17/2 और यही हमने k की वैल्यू ही इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अब इससे नेक्स्ट है हम लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन को यूज करना है और फिर हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि x की जो भी हमारे पास वैल्यू होगी वो उस गिवन पोलिनोमियल का सॉल्यूशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास ये है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। मतलब कि हमने अब चेक करना है कि ये x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो देखें, अगर सोल्यूशन है तो फिर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू को प्लेस करके देखें तो 2 रेज़ टू पावर 3 के ऊपर 8 प्लस 6 तो ये 14 बन जाएगा। और जब यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू तो ये -14, तो मतलब 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ बज़ाहिर देखने में हमें नज़र भी आ रहा है कि ये x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, लेकिन हमने जो टेस्ट करना है ये बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हमने ये चीज़ प्रूव करनी है और साथ में फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन भी करनी है। तो अब हम लोग इसको सबसे पहले x की डिक्रीजिंग पावर के साथ लिख देते हैं कि पहले पावर हमने 3 लिखी, फिर यहाँ पे x की पावर 2 लिखनी है। x रेज टू पावर 2 यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम उसको 0 के साथ लिख सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग सिंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे और x इज इक्वल टू 2 ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 आए। इफ ऑन डिवीजन रिमाइंडर बिकम्स 0। तो अब हम लोग सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट हैं उनको हमने राइट करना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चूंकि 1, एक्स स्क्वायर का 0 और x का कोफिशिएंट -7 है, तो इस तरह से हमने इनके कोफिशिएंट लिख दिए और लास्ट पे हमने कांस्टेंट टर्म को राइट कर दिया। अब सिंथेटिक डिवीजन में हम लोगों ने फर्स्ट यहाँ पे जो भी हमारे पास इंटीजर हो उसको एज इट इज हमने नीचे उतार लेना है और फिर हमने चूंकि 2 पे डिवाइड करना है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। उससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही आएगा, तो 2 को हम यहाँ पे राइट करेंगे। फिर इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 बनेगा। अब फिर 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 4 आएगा, तो 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इनको जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ हमारे पास -3 बचेगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये फिर -6। अब इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, तो इसका मतलब ये जो लास्ट के ऊपर हमारे पास टर्म बना करेगी वो रिमाइंडर कहलाएगी। अब रिमाइंडर 0 है, मतलब कि x इज इक्वल टू 2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 वाकया ही इस इक्वेशन का सोल्यूशन है और ये जो हमारे पास टर्म बचा करेगी ये क्वोशंट कहलाएगी। As remainder is equal to 0, so x is equal to 2 is the solution and x minus 2 is one factor। अब यहाँ से हमें एक फैक्टर इस इक्वेशन का मिल गया और क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है वो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। देखें, 1 स्टेप डिवीजन के बाद पावर एक रिड्यूस हो जाया करेगी। अगर x क्यूब है तो फिर x स्क्वायर के ये कोफिशिएंट होंगे। अगर यहाँ पे x की पावर 4 होता तो फिर ये x क्यूब के कोफिशिएंट हम लिखते हैं, मतलब x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x और फिर एंड पे हम कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। अब यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में x क्यूब था तो फिर इसकी पावर रिड्यूस होके x स्क्वायर बन जाएगी और ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये x और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फैक्टराइजेशन के लिए इस 2x को हम लोग 3x माइनस x की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन के बाद हमें ये फिर से 2x भी देगा और मल्टीप्लिकेशन पे ये -3x स्क्वायर भी देगा। अब इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है तो x को हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और इन दोनों टर्म्स में से हम -1 कॉमन ले लेते हैं और बाकी हमारे पास यहाँ पे x प्लस 3 बनेगा। इससे नेक्स्ट स्टेप पे चूंकि दोनों टर्म्स में x प्लस 3 कॉमन है तो हम x प्लस 3 को कॉमन लेंगे और गैर कॉमन टर्म्स हमारे पास बनेंगी x माइनस 1। तो फाइनली हमारे पास x क्यूब -7x प्लस 6 के जो फैक्टर्स बने उनमें एक x माइनस 2 और बाकी के 2 फैक्टर्स हमारे पास ये हैं x प्लस 3 और x माइनस 1। और इस क्वेश्चन में यही हमारा रिक्वायर्ड टारगेट था। अब इससे नेक्स्ट हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है
कि यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये x+1 और x-2 इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो मतलब जब हम सिंथेटिक डिवीजन में x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2, 1 और 2 से जब हम डिवाइड करवाएंगे तो फिर हमारे पास रिमाइंडर दोनों सूरतों में 0 आना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 6 और x माइनस a की जगह पे यहाँ पे क्या है जी, x+1 से चूंकि हमने डिवाइड करवाना है तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी -1। और इसी तरह से जब हम x माइनस a इज इक्वल टू x-2 रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हम लोग सिंथेटिक डिवीजन को यूज करेंगे और x³ का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, x² का p, x का कोफिशिएंट q और ये कांस्टेंट टर्म इसी तरतीब से हमने यहाँ पे राइट कर देनी है। उसके बाद फिर हमने ये फर्स्ट टर्म को एज इट इज नीचे उतारना होता है। अब हम पहले इसको -1 के साथ डिवाइड करवाते हैं तो ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -1 बनेगा, इनको ऐड करेंगे तो p-1। अब फिर हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो ये -p+1 बन जाएगा और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा q-p+1। अब फिर -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -q प्लस p-1 बनेगा और जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा p-q प्लस 5 और यही हमारे पास जब हमने इस पोलिनोमियल को -1 के साथ डिवाइड करवाया तो ये हमारे पास रिमाइंडर बचा और चूंकि ये फैक्टर है तो ये फिर इज इक्वल टू 0 भी होगा। अब इससे नेक्स्ट हमने 2 से भी डिवाइड करवाना था तो इसलिए 2 हमने यहाँ पे राइट किया और 1 को एज इट इज उतारा, जैसा कि हम लोग सिंथेटिक डिवीजन में करते हैं। तो अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2, 2 - 1 तो 1, तो मतलब अब यहाँ पे हमारे पास बनेगा p+1। अब फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 2p+2 और 2p माइनस p, तो ये प्लस का p बनेगा और ये प्लस का q प्लस 3, p+q प्लस 3 और यही हमारे पास इसका रिमाइंडर है। चूंकि फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर ये -1 और 2 इसके फैक्टर हैं तो फिर ये p-q प्लस 5 ये भी 0 होना चाहिए और p+q प्लस 3 ये भी 0 होना चाहिए। फैक्टर उसी सूरत में होता है कि जब रिमाइंडर 0 हो। तो अब हम क्या करते हैं, चूंकि हमने p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो जब हम इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास -q और ये प्लस q आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, p प्लस p 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ से 8 राइट साइड पे आके -8 और 2 राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब फिर चूंकि ये 2 के टेबल पे कैंसिलेशन इसकी हो सकती है तो ये हमारे पास बन जाएगा p इज इक्वल टू -4, p की हमारे पास -4 वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू हम उठा के इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसके लिए p चूंकि -4 था तो हमने यहाँ पे -4 प्लस q प्लस 3, -4 प्लस 3 -1 बनेगा तो राइट हैंड साइड पे आके ये +1 बन जाएगा और इस तरह से हमने p और q की जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड कर ली। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी आज की क्लास ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.6 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं असाइन कर रहा हूं उनमें क्वेश्चन नंबर 11, 14 और 16 ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मुझे सबमिट करवाने हैं। तो इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 की तरह से ही है, दोनों क्वेश्चन सेम है तो ये आप लोगों ने खुद से करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की तरह से ही होगा। डिवीजन सिर्फ हमने
2 स्टेप में करवानी होगी सिंथेटिक डिवीजन, तो वो हमने क्वेश्चन 15 में देख लिया है कि 2 स्टेप में डिवीजन हम किस तरह से करवाते हैं। तो इससे नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर जो 16 है, वेरी इजी, कि इसमें आपने क्या करना है कि f ऑफ -2 और f ऑफ 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और वो हमारे पास 0 आनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें खुद से बताया है कि -2 और 2 इस इक्वेशन के रूट हैं। ठीक है, तो फिर आपके पास a और b में 2 इक्वेशन आ जाएंगी, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे p और q में 2 इक्वेशन बनी है। तो फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप लोग वहाँ से a और b की वैल्यूज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के लेक्चर में किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई पॉइंट है जो उसको क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।